सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम आज प्रथम पीयूसी में तीसरे भाग कहानी जो अपठित भाग में कुल मिलाकर आपके पुस्तक में 6 कहानियाँ हैं, लेकिन अब कोविड की वजह से 3 कहानियों को निकाल दिया गया है, तो सिर्फ 3 कहानियाँ बचे हैं। उनमें से पहला जो कहानी है मधुआ, जयशंकर प्रसाद जी लिखा हुआ जो कहानी है मधुआ, आज उस कहानी को देखेंगे। सबसे पहले लेखक का जो परिचय देख लीजिए, आपकी पुस्तक में है, ठीक तरह से पुस्तक देख लीजिए। युग प्रवर्तक, इसका अर्थ है इस युग का आरंभ किया हुआ जो व्यक्ति, उसको हम युग प्रवर्तक कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को भी हिंदी साहित्य में युग प्रवर्तक माना जाता है। इस साहित्यकार देख लीजिए, युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुंघनी साहू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। इनका जो जन्म काशी में होता है 1889 में। इनकी जो घर का नाम है सुंघनी साहू नाम से प्रख्यात था इनका जो घर। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत जब लेखक जयशंकर प्रसाद जी, उनका जो आयु सिर्फ 12 वर्ष था, उसी संदर्भ में उनके पिताजी का मौत हो चुका था। देख लीजिए, उसके बाद बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। इनके बड़े भाई इनको पढ़ने के लिए घर में ही सब कुछ व्यवस्था करते हैं। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। देख लीजिए, यह कितने प्रतिभाशाली थे, इस बात का हमें परिचय यहीं पर मिलता है। कितनी सारी भाषाओं को, आजकल हम लोगों को सिर्फ 3 भाषाओं को ठीक तरह से पढ़ना नहीं हो रहा है, समझना नहीं हो रहा है, हम ठीक से लिख भी नहीं पाते एक बार। लेकिन यह अपने घर पर ही हिंदी भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन यह घर पर ही करते हैं। देखिए, आप पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। आप पैतृक व्यवसाय, पिता जो व्यवसाय करते थे उसी व्यवसाय को संभालते हुए और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी खुद संभालते हैं, और इसके साथ साथ साहित्य सृजन, साहित्य लिखना, साहित्य यानी कि कहानी हो सकते हैं, उपन्यास हो सकते हैं, और एकांकी हो सकते हैं, कविता हो सकते हैं। इस तरह अनेक साहित्यों को यह अपने घर पर ही लिखते अपने समय बिताते थे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा, इनके जो प्रतिभा, इनके जो ज्ञान क्या है, अलग अलग प्रकार के थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में आपने अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। हिंदी साहित्य के हर एक विधाओं में, जैसे कि कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, नाटक हो सकता है, इस तरह अलग अलग विधाओं में अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। जौहर दिखाने यानी कि अपने मान सम्मान को बढ़ाया। देख लीजिए, 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी जो मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आपको परीक्षाओं में कवि परिचय अथवा लेखक परिचय लिखिए, इस तरह कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं, ये स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। ओके, अब इनके जो साहित्य क्या है, आपके कहानी संग्रह, जयशंकर प्रसाद जी के जो कहानी संग्रह क्या क्या है यहाँ पर दिया गया है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये सभी क्या है, इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनके जो उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती, इरावती जो क्या है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीटेड है, ये क्या है, इनके उपन्यास है। इनके जो नाटक राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त,
चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनकी प्रमुख नाटक हैं। कामायनी आपका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इनका जो महाकाव्य अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। आंसू, लहर, झरना आदि आपकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। ये तीनों क्या है, इनके काव्य कृतियां हैं। इतना सारा क्या है इनका थोड़ी बहुत जानकारी। अब इस जो कहानी में क्या विचारधारा है उसका जो संक्षेप परिचय आपकी पुस्तक में नीचे दिया गया है, देख लीजिए। प्रस्तुत कहानी यानी कि मधुवा जो कहानी एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों के मन की स्थिति के आधार पर लिखा हुआ एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह परत दर परत कुलती जाती है। इस जो कहानी कैसा है उसके बारे में लिखते हैं। परत दर परत, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आता चला जाता है। परत दर परत खुलती जाती है, खुलते हुए जान, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे यह खुलना यानी कि समझ में आना। देख लीजिए, शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुवा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस जो कहानी में एक शराबी व्यक्ति रहता है, उस शराबी व्यक्ति के जीवन में मधुवा नामक एक लड़का आता है, तो आने के बाद उस शराबी का जीवन ही क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है, उसका जीवन सही रूप में बदलता जाता है। वह हर पल बालक मधुवा के बारे में ही सोचने लगता है। शराबी पहले शराब के बारे में ही सोचता था, लेकिन मधुवा उनके जीवन में आने के बाद वह शराबी शराब के बारे में सोचना बंद करता है और लड़के के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। देख लीजिए, यहाँ पर शराबी व्यक्ति, इस कहानी में शराबी व्यक्ति इस बालक के प्रेम में अपने जीवन को सार्थक बनाता है। पहले सिर्फ शराब ही उनका जीवन था, लेकिन अब बालक इसके जीवन में आने के बाद उसके प्रेम में खो जाता है। बाल मनोविज्ञान से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। इस कहानी को क्यों यहाँ पर रखा गया है उसके बारे में बताते हैं कि विद्यार्थियों को बाल मनोविज्ञान से परिचित कराने के लिए और बुराई पर क्या है, अच्छाई की जीत होती है। इसका अर्थ है हमें कभी भी बुरे कामों को न करना चाहिए, अच्छे कामों को ही करना चाहिए। उन विचारधाराओं को इस कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं। ओके, ये क्या है, इतना प्रारंभ में कुछ इंट्रोडक्शन। अब कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक तरह से सुन लीजिए और अपनी पुस्तक को देखिए। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। शराबी व्यक्ति अपने साहब से यहाँ पर बातचीत कर रहा है, बताता है आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। किसको छुआ नहीं? शराब को। आज 7वां दिन है सरकार। इस तरह वह शराबी अपने सरकार को, अपने मालिक को बता रहा है। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह सरकार यानी कि वह जो साहब इसको फिर उत्तर देता है, तुम क्या हो, झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। महक यानी कि गंध, दुर्गंध भी हो सकता है, सुगंध भी हो सकता है। यहाँ पर शराब का जो महक तुम्हारे कपड़ों से अभी भी आ रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। देख लीजिए, वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी न आया, और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। शराबी उत्तर दे रहा है, मैं 7 दिन से एक बूंद भी नहीं पिया हूं।
जो कपड़ों पर जो शराब गिरा है वो तो जब मैं अंधेरे में बोतल उंडेल रहा था, बोतल से शराब पी रहा था, वो कपड़ों पर गिर गई थी। उस वक्त नशा भी नहीं आया था मुझे। सच, मैं जो बोल रहा हूं यह सच है। 7 दिन से मैं बिल्कुल एक बूंद भी नहीं पिया हूं। इस तरह शराबी उत्तर दे रहा है। ठाकुर सरदार सिंह, देख लीजिए यहाँ पर उस ठाकुर का नाम क्या है, ठाकुर सरदार सिंह और शराबी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर संवाद चल रहा है कहानी में। शराबी का यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं दिया गया है, पूरे कहानी में शराबी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब किन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, ठाकुर सरदार सिंह और शराबी, इन दोनों के बीच में ठाकुर सरदार सिंह के घर में संवाद चल रहा है। देख लीजिए, ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। इनके बातों को सुनकर, शराबी के बातों को सुनकर वे हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था। किनका लड़का? ठाकुर सरदार सिंह का जो लड़का, यानी कि उनका जो बेटा कहां पर पढ़ता था? लखनऊ में। उसी लखनऊ को ठाकुर सरदार सिंह आए थे, अपने बेटे के घर में थे। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। कहाँ आ जाते? लखनऊ को आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। देख लीजिए, ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का यानी कि लत, आदत, ಕನ್ನಡದೊಳಗ ರೂಢಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ರೂಢಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ठाकुर सरदार सिंह को था। देख लीजिए, खोजने पर, खोजना, ढूंढना, उस लखनऊ में कहानी बताने वाले को ढूंढते हैं, तो खोजने पर यही शराबी मिला। यह शराबी क्या करता था? इनका जो काम है कहानियों को सुनाना। देख लीजिए, वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता कहानियों को सुनाने के लिए। रात में भी आता था, दोपहर में भी आता था, एक बार सवेरे भी आ जाता था। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता। यह शराबी क्या करता था? अपने लच्छेदार कहानियां, देख लीजिए, लच्छेदार शब्द का अर्थ मजेदार, लच्छेदार शब्द का अर्थ है मजेदार कहानियों को सुनाता था और उस ठाकुर को, उस जो ठाकुर का मनोविनोद करता, मन को संतोष देता था। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, देख लीजिए, तो आज पियोगे ना? प्रश्न करता है, तो आज पियोगे ना? प्रश्न। झूठ कैसे कहूं, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा। मैं झूठ आपको कैसे कहूं? आज जितना मुझे शराब मिलता है वो सब मैं पी लेता हूं। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं। किस लिए? मैं 7 दिन से चने चबेने पर, चने को खा खा कर समय बिताया हूं। किस लिए? शराब पीने के लिए ही मैं सिर्फ पैसे बचा रहा था। चने खा खा कर अपने जो पैसों को बचा कर रखा हुआ था। देखिए, अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन न करके तुम्हें पीने की सूझी है। यह भी देख लीजिए, देख लीजिए, यहां पर बताता है 7 दिन पेट काट कर, 7 दिन से तुम अपने पेट को काटे हो, इसका अर्थ है खाना नहीं खाए हो। आज तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए लेकिन तुम्हें पीने की सूझी है। इस तरह क्या है, ठाकुर सरदार सिंह शराबी को बताता है। सरकार, कौन उत्तर दे रहा है? शराबी उत्तर दे रहा है, सरकार, मौज बहार की एक घड़ी। मौज बहार यानी कि जो खुशी, मौज करना, मौज मस्ती करना हम लोग बोलते हैं। मौज बहार की एक घड़ी, एक समय, एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी क्या है? यहां पर बताया जा रहा है मौज बहार की कुछ समय ही बहुत अच्छी है। इस तरह शराबी बोल रहा है, अपने मन के भावनाओं को, अपने मन में जो विचार है उन विचारों को बोल रहा है। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। उसके खुमारी में, किसके खुमारी में?
मौज बहार की एक घड़ी के खुमारी में, खुमारी अंदर नशा, खुमारी शब्द उस नशा, कौन से नशा? खुशी की जो नशा में हम लंबे जीवन को भी क्या कर सकते हैं? बिताते हैं। उसको ही याद कर करके अपने जीवन को बिता सकते हैं, उसी नशा में अपने जीवन बिता सकते हैं। इस तरह शराबी क्या कर रहा है? अपने सरकार को बता रहा है। देख लीजिए। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? ठाकुर साहब प्रश्न करते हैं शराबी को। तब शराबी उत्तर देता है, मैंने। अच्छा सुनिए, सवेरे कुहरा पड़ता था। कुहरा ಅಂದ್ರೆ ಓಸ್, ಹೊಗೆ ಮಂಜು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುಹರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಮಂಜು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕಾಣ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ವೈಟ್ 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಚಳಿಗಾಲದೊಳಗೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಡುಪಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಂತ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. देख लीजिए। सवेरे कुहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। देख लीजिए यहाँ पर क्या है? कुहरा सूर्य के चारों ओर लिपटा था। जिस तरह मैं लिपट, कंबल को लिपट कर सोया हुआ था, उसी तरह सूर्य भी क्या है? ओस से लिपट कर सोया था। देख लीजिए। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। हम दोनों यानी कि मैं भी मुंह छिपा कर सोया था, सूर्य भी मुंह छिपा कर सोया था। इस तरह देख लीजिए यहाँ पर लेखक जयशंकर प्रसाद जी कैसे लिख रहे हैं। देख लीजिए इनकी लिखने की शैली कैसी है। देख लीजिए यहाँ पर सूर्य भी सोया है और मैं भी सोया हूं। वो कैसे सोया है? ओस को ओढ़ कर। यहाँ पर शराबी कंबल को ओढ़कर। देख लीजिए। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण? क्यों मुंह छिपाकर सोए थे? इसका कारण क्या है? देखिए उत्तर, 7 दिन से एक बूंद भी गले न उतरी थी। 7 दिन से एक बूंद भी मेरे गले में नहीं उतरी थी। इसका अर्थ मैं नहीं पिया था। भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? दूसरों को मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थे। दोपहर 12 बजे धूप निकल आती है तो अनिवार्य था, तो मुझे उठना पड़ा। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है? यानी कि इसे जब हाथ मुंह धो रहा था उसे बहुत दुख हो रहा था। अब उसे बाहर जाना है ना, भूख भी लगी है, तो दूसरों को कैसे मुंह दिखा सकता था? मैं 7 दिन से मैं शराब नहीं पिया हूं, इस तरह बोल रहा है उसे। वो किस तरह सोच रहा है ये देख लीजिए यहाँ पर। 7 दिन से वह नहीं पिया है, इसलिए वह लोगों को मुंह न दिखा सकता है, इस तरह वो बोल रहा है। देख लीजिए। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे। 7 दिन से मैं चना चबाया था तो मेरे दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, इसलिए मैं पराठे वाले के यहाँ पहुंचा। धीरे धीरे खाता रहा। क्या खाता रहा? पराठे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। देख लीजिए, ठंड थी तो वहीं पर क्या करता रहा? सेंकना। सेंकना तो तंत्र अपने हाथ को गर्म करना। फिर गोमती किनारे चला गया। गोमती एक नदी का नाम है, उसके किनारे चला जाता है। घूमते घूमते अंधेरा हो गया। फिर इधर उधर घूमते घूमते अंधेरा हो जाता है। बूंद पड़ने लगी, छोटे छोटे बूंद पड़ने लगी, इसका अर्थ है बारिश होने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। भागते भागते मैं आपके पास आ गया। इस तरह यहाँ पर शराबी सुबह से क्या क्या किया उन विचारों को अपने सरकार के सामने बताता है। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफ दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? प्रश्न करता है। देख लीजिए, एक कहानी संबंधित प्रश्न कौन? ठाकुर साहब पूछते हैं। देख लीजिए क्या पूछता है। उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी, गडरिये शब्द का अर्थ है
भेड़ बकरी पालने वाले। उस जो कहानी को तुमने सुनाई थी, उस जो कहानी में जिस समय, इसका अर्थ है उस जो कहानी में आसफुद्दौला ने, आसफुद्दौला एक राजा का नाम है, आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल, किसकी लड़की का आंचल? गडरिये वाले जो व्यक्ति के जो लड़की, उनकी जो बेटी का जो आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले, उसके आंचल में भुने हुए भुट्टे के दाने डालना चाहिए था, लेकिन राजा क्या किया था? उसके बदले मोतियों से भर दिया था। क्या वह सच है? प्रश्न करता है। उत्तर देता है शराबी, सच। अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी। उसको पता नहीं था कि वह मोती है। देख लीजिए यहाँ पर, वह मोती है करके उस लड़की को पता नहीं था, तो वह क्या करने लगी? उनको ही चबा चबा कर थू थू करने लगी, रोने लगी। उसे भूख लगी है, उन मोतियों को लेकर उसे क्या करना है? उसको खाने के लिए चाहिए था, उसे भूख लगी। देख लीजिए यहाँ पर, वह रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। निर्दयी लोग ही इस तरह कर सकते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, जोर जोर से। ठठाकर शब्द का अर्थ है जोर जोर से हंसने लगे। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। सांस बटोरते हुए, अपने सांसों को एकत्रित करते हुए, ऐसा एकत्रित करते हुए, देख लीजिए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, अपने आप को संभलते हुए बोलते हैं। और बड़प्पन कहते किसे हैं? बड़प्पन दोडस्तना, उसे किसे कहते हैं? कंगाल तो कंगाल, गरीब तो गरीब। कंगाल शब्द का अर्थ है गरीब, कंगाल तो कंगाल। गधी लड़की, यहाँ पर सरदार बताता है उस लड़की को गधी लड़की इस तरह संबोधित करता है। भला उसने कभी मोती देखे थे? क्या वह कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। देख लीजिए यहाँ पर, मैं सच कहता हूं, आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई सब में बड़ी ठीस थी। देख लीजिए यहाँ पर सरदार बता रहा है, किसे बता रहा है? शराबी से बता रहा है कि आज तक तुमने जितनी भी कहानियां मुझे सुनाई हैं, उन सभी कहानियों में बड़ी ठीस थी। ठीस अंदर दुख अंतर था। किस तरह के दुख यहाँ पर आगे बताता है? शहजादों के दुखड़े, शहजाद अंदर राजपुत्र, उनके दुख। रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम। देख लीजिए, रंग महल यानी कि राजमहल में जो रहने वाले अभागिनी, भाग्यहीन बेगम यानी रानियों के जो निष्फल प्रेम की जो कहानी तुमने सुनाई है, करुण कथा सुनाई है, और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूं। तुम्हें क्या करना होगा? हंसाने वाली कहानियों को सुनाना होगा, तो मैं तुम्हें बढ़िया पिला सकता हूं, यानी कि बहुत ज्यादा पिला सकता हूं। इस तरह यहां पर ठाकुर साहब शराबी से कह रहा है। सरकार, बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन। यहां पर शराबी उत्तर दे रहा है, बूढ़ों से सुने हुए। शराबी किनसे कहानियों को सुना है? बूढ़े लोगों से सुने हुए वे नवाबी के, नवाबी अमीरी, नवाबी शब्द का अर्थ है अमीरी के सोने से दिन, अमीर लोगों के सोने से दिन यानी कि अच्छे दिन। सोने से दिन इसका अर्थ क्या है? खुशियों के दिन। इस अर्थ होता है अमीरों की रंगरेलियां, अमीर लोगों की रंगरेलियां यानी कि आमोद प्रमोद। रंगरेलियां इसका अर्थ है आमोद प्रमोद। दुखियों की दर्द भरी आहें, दुखियों की, जो लोग दुखित है उन लोगों की दर्द भरी आहें, दर्द की जो आहें शब्द का अर्थ है दुख के जो सांस छोड़ना। देख लीजिए,
रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें। देख लीजिए, घुट घुट कर मरना, इसका अर्थ है अनावश्यक कष्ट झेलना। यह एक मुहावरा है। देख लीजिए, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगम यानी रानी अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। उस तरह के जो कहानियों को मैंने बूढ़ों से सुना है, वे जो सारे कहानियां मेरे सिर में क्या है, चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूं। उन कहानियों में उनको जो दुख हुआ है, उस दुख को खुद अनुभव करता हूं, उससे मुझे दुख होता है। अमीर कंगाल हो जाते हैं। समाज के बात में भी यहाँ पर शराबी बोल रहा है, जो समाज में जो चल रहा है उन विचारों को भी बोलता है। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के जो घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। जितने भी बड़े लोग हो तो उनका घमंड एक न एक दिन टूट ही जाता है। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। इतना कुछ देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी यह दुनिया क्या है, पागल है। खुशी के पीछे भागता ही रहता है। उनको जितना भी दर्द हो फिर भी वे अपने अहंकार को दिखाते ही रहते हैं। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। देखिए, इस दुनिया में रहने वाले लोगों के जो पागलपन को भूलने के लिए मैं क्या करने लगता हूँ, शराब पीने लगता हूँ। सरकार नहीं